हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। वेल, रैंकर प्रैक्टिस सीरीज में हम जो डीपीपी वाला पार्ट स्टार्ट किए हैं, आज हम डे 51 का टास्क है अपना डीपीपी नंबर 51 सॉल्व करना है ना। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी तक आप डीपीपी अप टू 50 डीपीपी आप सॉल्व कर चुके हैं। इट मीन कि आप 500 प्रॉब्लम्स आप लगा चुके हैं। 500 क्वालिटी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर चुके हैं। अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, रिवीजन। अब आपको रिवीजन भी करते हुए जाना है ना। हर एक डीपीपीज का आप जितनी भी डीपीपीज आप पढ़ते जा रहे होते हैं, तो एक बार आप बैठिए ना, और हर बार आप कोशिश करिए कि बस 5 डीपीपीज को ऐसे फटाफट से ना आपने रिवीजन कर लिया। मतलब 5 डीपीपी क्विक रिवीजन देख लिया कि उस प्रॉब्लम में क्या ध्यान देना था, कैसे सॉल्व करना था ना। ठीक है नाउ, तो स्टार्ट करते हैं अपना डीपीपी नंबर 51। तो सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 3 हमारे पास सिंगल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट हमारे पास में 3 है, और 4 हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम से रखी ना। ठीक है नाउ, तो डीपीपी नंबर और लास्ट में उनका आंसर की गिवन है ना। यार क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ही बढ़िया और आसान प्रॉब्लम है। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है, फंक्शन है, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ठीक है, आगे दे रखा है वी हैव टू फाइंड दिस लिमिट। ये लिमिट क्या है और इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर बता रखा है ना। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बड़े ध्यान से समझिए। पहली बात तो इस कंडीशन को ध्यान से देखो। यहाँ क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं एक बात ये कंक्लूड कर सकता हूँ, एफ ऑफ अल्फा जीरो आएगा एंड साथ में एफ डैश अल्फा भी जीरो आएगा। यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया। अच्छा, एक और पॉइंट है, अल्फा कैसा है हमारे पास में, सॉरी एफ एक्स कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ से पॉलिनोमियल फंक्शन अल्फा पे भी जीरो आ रहा है और एफ डैश अल्फा भी जीरो आ रहा है। यहाँ से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अल्फा इस इक्वेशन का क्या होगा, एक रिपीटेड रूट होगा। ठीक है बच्चों, नाउ तो अब हमें लिमिट निकालना है, तो बड़े ध्यान से समझो। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू अल्फा क्या दे रखा है, एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर गिवन है एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स। ठीक, नाउ सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से बात को समझना। क्या करना चाहिए, हमने कलर थोड़ा चेंज किया और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एफ एक्स तो यहाँ लिखा और एफ डैश एक्स यहाँ लिखा हुआ। एक काम करते हैं, हमें एक बात तो मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हो। तो हमने ये लिखा, तो यहाँ तो आगे एफ डैश एक्स और यहाँ आ जाएगा एफ एक्स माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, एफ डैश एक्स और यहाँ एफ एक्स है। ठीक है ना, उसके बाद में हमने क्या किया, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू अल्फा। एफ एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया, एफ डैश एक्स यहाँ से कैंसिल हुआ ना। क्वेश्चन को अगर समझे तो एफ एक्स यहाँ से आ गया और एफ डैश एक्स ऐसे कुछ है। ठीक है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट में यहाँ क्या गिवन है, एफ डैश एक्स अपॉन में कितना है, एफ एक्स है। ठीक है, ऐसे कुछ आ जाएगा। अब ना क्वेश्चन को समझते हैं आगे। अब आगे इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब देखो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। हमने देखो ये बात तो डिसाइड कर लिया था कि अल्फा क्या इस इक्वेशन का रिपीटेड रूट है, पॉलिनोमियल है एफ एक्स, तो मतलब एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर इसका एक फैक्टर होगा। अंदर मान लेते कोई ना कोई एक दूसरा फंक्शन एफ फाइव एक्स आ रहा होगा ना इनटू में ना। ठीक, वही कैसा हुआ, डिग्री मतलब जो भी होगा उसका एक कम, दो कम डिग्री का यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, एक्स माइनस अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो यहाँ से मान लेते हैं जी एक्स कुछ ऐसा है, तो उसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या लिखा हमने, एक्स माइनस अल्फा, यहाँ से लिखा इनटू में जी एक्स हमने लिखा। अपॉन में हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इनटू में फाइव एक्स हमने यहाँ लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन ही समझिए, एक्स माइनस अल्फा से तो कैंसिल हो गया, एक्स माइनस अल्फा से ये कैंसिल हुआ। एक्स जब अल्फा की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो ये वाला इससे कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। अच्छा, ये वाला यहाँ पे अल्फा अपॉन में आ रहा है, तो अल्फा अपॉन में तो ये वाला पोर्शन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अच्छा, एक और बात है, फ्रैक्शनल पार्ट में अगर इन्फिनिटी की तरफ अगर इनपुट जाएगा तो आउटपुट कहाँ आएगा, ऑलवेज जीरो और वन के बीच में आएगा, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ पता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। तो अगर मान लो कि ये इन्फिनिटी की तरफ है तो इसका आउटपुट जीरो और वन के बीच में रहेगा। ठीक है, तो बाउंडेड फंक्शंस रहा, तो जीरो इंटू समथिंग, अगर जीरो और वन के बीच के नंबर को अगर मल्टीप्लाई कराओगे फाइनली ये पार्ट कैसा हो जाना है, जीरो हो जाना है। तो क्या रहा हमारे पास में जो आंसर रहा वो कितना आ जाएगा, वन माइनस जीरो, दैट इज अपना आंसर आया। नाउ तो फर्स्ट वन इसका आंसर है, वन कहाँ दे रखा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन ना, अकॉर्डिंग मी एकदम सही है ना, फर्स्ट का बी है ना। आई होप बच्चों को फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके मजा आ गया हो ना, और सॉल्यूशन भी बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही क्लियरिटी के साथ हम समझ पाए है ना। नाउ सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, दिस प्लेन इज रोटेटेड थ्रू ए राइट एंगल अबाउट इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस प्लेन। इस प्लेन के साथ में 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया गया इस प्लेन को ना। तो तुमको पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ये प्लेन है, ये वाला P2 मान लेते हैं, ये प्लेन को P1 मान लेते हैं। तो ये प्लेन P1 इक्वल टू 0 है, ये प्लेन है P2 इक्वल टू 0। अब इस प्लेन को हमने 90 डिग्री से मान लो कि ऐसे रोटेट कर दिया, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। अब देखो मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर आप लिखेंगे वो कितना आएगा, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, P1 ये लिखा हुआ, तो P1 प्लेन हमने लिखा 4x प्लस का 7y प्लस 4 टाइम्स ऑफ z प्लस 81। ठीक है, लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 हमारे पास क्या आएगा 5x प्लस का 3y प्लस ऑफ 10z माइनस ऑफ 25 दैट इक्वल टू 0 आया। नाउ एक काम करते हैं, x की टर्म को एक साथ लिखते हैं, 4 प्लस 5 लैम्डा तो हमने यहाँ से लिखा प्लस y की टर्म को एक साथ लिखते हैं तो 7 प्लस 3 लैम्डा। नाउ z की टर्म को एक साथ लिखते हैं तो यहाँ से 4 आ गया और यहाँ से 10 ऑफ z आ जाएगा ना। कांस्टेंट टर्म देखते हैं तो 81 तो यहाँ से आ गया और यहाँ से आया माइनस 25 लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन है। अच्छा, ये दोनों प्लेन कैसे परपेंडिकुलर, अच्छा मान लो अगर दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो खास बात क्या रहेगी, अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, इन दोनों का नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा आना है, 0 रहेगा। मतलब n1 डॉट n2 कैसा आएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या बनता है, ऐसे कोफिशिएंट से जो वेक्टर बना वो नॉर्मल वेक्टर होगा इस प्लेन के ना। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन P1 ये P1 ये वाला प्लेन है ना, इसके कोफिशिएंट्स ये आ रहे हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आना है, 0 आना है। तो नाउ यहाँ से मैं कंडीशंस लगाता हूँ, 4 इंटू 4 प्लस 5 लैम्डा प्लस साइन, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे 7 इंटू, एक सेकेंड बच्चों, हाँ तो बच्चों समझो ना, यहां से हमने क्या किया, ओके हम n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ से 7 ले लिया, यहाँ से हम ले लेते हैं इसका जो वेक्टर बनेगा 7 प्लस 3 लैम्डा, जे कैप वाला ये आएगा ना, के कैप में यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस ऑफ 10 लैम्डा होगा यहाँ पर ना, 10 लैम्डा, और दैट इक्वल टू कितना आना है, 0 आएगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो देखो 16 तो यहाँ से आ गया, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म देखते हैं, 16 यहाँ से आ गया प्लस साइन, लैम्डा का टर्म देखें तो 20 लैम्डा यहाँ से आ गया प्लस में 21 लैम्डा यहाँ से आ रहा है हमारे पास, और यहाँ से कितना आ गया 40 लैम्डा आ गया। ठीक है, दैट इक्वल टू 0 ना। आप पॉइंट समझिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसको और जोड़ते हैं तो 6 9 यहाँ से 15 आ गया, 15 में हमने 6 जोड़ दिया तो 21 ना, तो 2 यहाँ पर आ गया तो 3 यहाँ हो गया, 3 में हमने 7 और 1 81 आ गया ना। यहाँ से अगर देखें तो कितना आ रहा है, यहाँ से 41 यहाँ से आ गया और ये 81 लैम्डा आ गया, मतलब बहुत ही आसान से नंबर आ गया ना। अगर लैम्डा का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू -1 को हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू -1 जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स यहाँ से आ गया, -1 जब हमने यहाँ पुट कराएंगे तो कितना बन जाएगा 4y आ जाएगा, -1 जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 6z आ जाएगा, -1 जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। प्लस होने का मतलब हो गया तो 6 तो यहाँ से 8 दूनी 10 और यहाँ पर 106 आ गया ना, दैट इक्वल टू 0 ना। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया ना। तो क्या इक्वेशन दे रखा है, x माइनस ऑफ 4y, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 4y प्लस का 6z माइनस 106 यहाँ लिखा हुआ तो इसको इधर ले जाते थे 106 यहाँ पर आ गया ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन आ रहा है। यहाँ से देखा तो कुछ इस तरह का दे रखा है, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा, सेकंड का ऑप्शन कितना आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा ना, सेकंड का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ना। आई होप बच्चों को फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम तो अच्छे से क्लियर हुआ ना। नाउ मूव करते हैं सेकंड के बाद थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल, हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर नाउ, तो पॉइंट को समझिए बहुत ही ध्यान से, क्या दे रखा है, तो सॉल्व करते हैं। 1 से लेकर के √3 तो हमने यहाँ लिखा ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, तो x पावर में लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है 2x² प्लस 1। ठीक बात है ना। इस वाले पॉइंट को अगर समझा जाए तो लॉग में लिखा हुआ है, तो इस वाले पार्ट को तो मैं बाहर लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो अगर इसको बाहर लिखेंगे तो 2 इंटू एक्स पावर में कितना आ जाएगा 2x², तो यहाँ लिखा हुआ है, और प्लस में कितना आएगा 1, यहाँ से आ गया, इंटू में कितना आ जाएगा ln x आ गया, और इंटू डी एक्स। यहाँ तक की बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, समझ में आती है। अच्छा अब देखो एक और पॉइंट समझो कि प्रॉब्लम में अब क्या गोलमाल है कि x यहाँ से लिखा हुआ है और x पावर है ना, इसको देखो मैं ऐसा करता हूँ, x तो यहाँ से मैंने कॉमन नहीं ले रहे, x पावर 2x² को कॉमन लिया, ठीक है, तो अंदर तो यहाँ से x बच गया। सिमिलरली अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से x बचेगा तो 2x, अंदर कितना आ जाएगा ln x और dx। ठीक है, इतना आ गया ना। अब कैसे सॉल्व करना चाहिए, एक काम करें, इस वाले पार्ट को t मानते जनरली है ना। अब देखते हैं शायद कहीं ऐसा तो नहीं ये पूरा की पूरा यही लिखा हो, उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ हो। ठीक है, तो समझते हैं। तो हमने क्या किया, x 2x², तो y बराबर हमने कुछ ऐसे मान लिया इसको ना, लॉग ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लॉग हमने यहाँ से लिखा log y, ये तो आ जाएगा 2x² इंटू में कितना आ जाएगा log x आ जाएगा। यहाँ से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y तो हमने यहाँ से लिखेंगे dy/dx, हमने यहाँ से लिखा 2x² और 1/x तो यहाँ से आ गया, फिर log x हमने यहाँ से लिखा और यहाँ से आ जाएगा 4x। ठीक है ना, तो पॉइंट समझो, x से तो x कैंसिल हो गया, 2x तो यहाँ से आ गया और 2x है ना, तो यहाँ लिख रहा है तो 2 को चलो बाहर निकाल देते हैं, 2x यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 2x और ln x आ गया। ठीक है, और dy अपॉन dx का अगर वैल्यू लिखे हैं तो देखो यहाँ से देखते हैं ना, इसको यहाँ लिखते हैं, dy अपॉन dx का वैल्यू कितना आ जाएगा y का वैल्यू कितना आ रहा है, x पावर में आया 2x²। ठीक है, इनटू में 2 लिखा हुआ है और यहाँ इनटू में है x प्लस 2x और ln x, कुछ ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो पॉइंट को समझिए ध्यान से, अगर आप इसको t मानते हैं तो ये पूरा हिस्सा ओके, आप ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, x पावर 2x² यहाँ से लिखा हुआ था तो 2x² हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ से तो हमारे पास 2x² ln x 1/x 4x यहाँ तक ठीक था, बात यहाँ तक ठीक है ना। तो इस पूरे हिस्से की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस पूरे हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy अपॉन dx अपॉन में 2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ से समझिए, यहाँ से अपन कर सकते हैं 1 से लेकर के √3 है ना। थोड़ी देर के लिए पॉइंट समझो, इसको मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन dx, और dx हमारे पास में यहाँ आ गया ना, बाई 2 और लिख दिया, तो बाई 2 हमने यहाँ लिख दिया ना, 1/2 तो हमने यहाँ लिखा 1 से लेकर के √3, dx से dx चला जाएगा और d और y का वैल्यू हमने डाल दिया x पावर ऑफ 2x²। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ x ही लिख लिया ना। ना उसका लिमिट है ना, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर इसको इंटीग्रेट कराएं ना, तो dx है ना, मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट ये लिख देते हैं ना। तो एक बार पॉइंट समझो, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो देखो बस स्टूडेंट समझिए, यहाँ तो 1/2 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x पावर ऑफ 2x² आ गया, और लिमिट कितना आ जाएगा 1 से लेकर के √3 हमने यहाँ लगा दिया ना। तो अब लिमिट अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 अगर यहाँ डालते हैं तो यहाँ तो कितना आ जाएगा √3। अच्छा तो √3 यहाँ डाला, पहले तो यहाँ कितना बना 3 बना, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6, और √3 पावर 6 अगर हम लिख रहे हैं, √3 पावर 6 लिख रहे हैं, तो एक 2 तो यहाँ दे 3 आ जाएगा, तो 3 क्यूब बन जाएगा नहीं, तो 3 क्यूब बना तो मतलब 27 बना। जब 1 डालेंगे तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, तो 28 आ गया, 28/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा। √3 1/2 यहाँ से लिखा, 3 क्यूब हमारे पास 27 यहाँ से बना 1/2 ना। कहाँ लोचा कर रहे हैं बच्चों। x पावर 2x², 2 इंटू x², x का वैल्यू हमने
√3 डाल देंगे तो √3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ गया, 6 यहाँ आ जाएगा और √3 पावर 6 आ गया ना, तो 1/2 हमने यहाँ से किया तो 3 बन जाएगा ना। 3 कितना आ जाएगा, 27 माइनस 1/2 कराएंगे तो दिस इज इक्वल टू द डेफिनेट इंटीग्रल इज इक्वल टू 14 के इक्वल आना चाहिए था ना, 14 के इक्वल आएगा, बाई 2 यहाँ पर गिवन है। ठीक है, क्या आंसर कुछ कन्वर्ट कर रखा है क्या, थर्ड का आंसर डी दे रखा है। अरे यार सही तो कर रहे हैं ना, 26 है, 26/2 कितना हो जाएगा, 13, 28 कहाँ से ध्यान आ रहा है मुझे ना, सही तो आंसर लिखा है। ठीक बच्चों ना, आई होप देखो ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, कहीं पर भी इसमें कुछ कोई डिफिकल्टी वाली प्रॉब्लम नहीं थी ना, बस यहाँ तक आपको ये वाला पैटर्न समझना था, जैसे आप ये समझ गए उसका तो उसको टी मानेगा, सारा पोर्शन डीटी में चला जाता है और देन प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है ना सॉल्व हुआ हमारा ना। हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखो ये प्रॉब्लम ना बहुत ही बढ़िया और अच्छी प्रॉब्लम है ना, तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है बातों को। क्या दे रखा है, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम है, एक से ज्यादा इसके आंसर करेक्ट है ना। कंसिडर दिस सीरीज, इस सीरीज को आप कंसिडर करिए, सच दैट की वैल्यू आर रिपीट अप टू आर टाइम्स, तो वैल्यू है वो आर, जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर टाइम्स रिपीट हो रहा है। देन आपसे पूछा सम ऑफ द 1000 टर्म्स विल बी, सम ऑफ 1000 टर्म्स विल बी ना, कितना आएगा 1000 टर्म्स का सम कितना आएगा, ये पूछ रखा है कि ये होगा या ये होगा ना। 97th टर्म इज इक्वल टू, तो 97th टर्म इज नॉट इक्वल टू, कुछ ऐसा पूछा हुआ है। अच्छा बच्चों तो कभी भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना, सीरीज को कैसे सॉल्व करना चाहिए, पहले तो आपने 1 यहाँ लिखा ना, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, 1 हमने यहाँ लिखा। अच्छा 2 की बात करें तो 2 हमारे पास कितना टाइम्स आ रहा है, 2 2 स्क्वायर टाइम्स आया, 2 1 आ रहा है 1 स्क्वायर टाइम्स है ना। 3 की बात करें तो 3 कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है, मतलब 3 स्क्वायर टाइम्स आ रहा है। 4 की अगर बात करें, 4 4 4 तो 4 एक्चुअली कितनी टाइम्स आया, 4 स्क्वायर टाइम्स आया। ठीक है, चलते जाए चलते जाते हैं ना, ऐसे लिखते जाएंगे टर्म्स को, आप लिखते जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे आएगा। अब देखो हमें चाहिए 1000 टर्म्स, सम ऑफ 1000 टर्म। अब बात आती है कि 1000 का मतलब कि 1000 टर्म कहाँ पर आएगा ना, इस बात को समझें कि यहाँ तक अगर तो समझा जाए तो देखो क्या है कि एक तो आप हिट एंड ट्रायल से आप जाइए ना, जैसे मान लो कि 10 तक 1000 टर्म्स बन रही है क्या, तो हमने क्या किया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू मान लो कि 10 स्क्वायर तक सम निकाला। इसका सम तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 21 आ जाएगा, 5 में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 से अगर 6 कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो यहाँ 3 बचा, 3 से 6 कैंसिल होगा 7 टाइम्स, तो यहाँ तो आ गया 55 इंटू 7 आया, 7 से 6 कैंसिल मल्टीप्लाई कराएंगे 35, यहाँ से आ गया 35 और 38, मतलब बहुत ही कम नंबर आया 385। थोड़ा नंबर बढ़ाते हैं ना, मतलब इतना आ गया है ना, 385 आ रहा है। 11 स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 12 स्क्वायर हमारे पास में कितना हो जाएगा, 144 आ जाएगा। 13 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा ना। तो 300 और कुछ हमने यहाँ टर्म्स से जोड़ दिया ना, कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पर आया ना। और 14 स्क्वायर की बात करें तो 196, 200 टर्म हम यहाँ जोड़ रहे हैं ना, आगे कुछ टर्म्स और जोड़ते हैं। मान लो 13 तक का सम निकालता हूँ मैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 13 स्क्वायर तक का सम देखो, 1000 टर्म हमें पहुंचना है ना, तो 13 स्क्वायर तक जा रहे हैं, पहले तो यहाँ समझो, तो 13 स्क्वायर है ना, तो समझिए बात को। 13 स्क्वायर को मैं कितना लिखूंगा, 13 यहाँ से लिखेंगे, 14 यहाँ से लिखेंगे, 26 और 7 आ जाएगा ना, 27 2n प्लस 1 और 6 हमारे पास यहाँ से आ गया ना। अच्छा 2 से अगर कैंसिल करें तो 3 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 7 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 से 6 कैंसिल होगा 9 टाइम्स, और यहाँ से आ गया 63 इंटू 13 आ गया ना। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 39 तो यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ गया ना, और यहाँ से 30 से अगर जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 78 आ जाएगा। 78 और 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78 और 3 ये आ जाएगा 819। अच्छा इसको 40 इसको 196 अगर मैं जोड़ता हूँ ना, तो देखो अभी यहाँ पर 196 अगर हमने जोड़ा तो 96 यहाँ से कितना है, 15 आया, एक 1 का टर्म आ गया, 9 10 और एक 11 यहाँ से आ गया, 9 8 और एक 9, और हमारे पास में एक टर्म यहाँ 10 रह जाएगा, मतलब 1015 है। मतलब कहने वाली बात क्या है कि 1000 टर्म्स तक अगर मुझे जाना है तो भाई ये सीरीज कहाँ चल रही होगी, 13 स्क्वायर तक तो बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो यहाँ तक तो कितना आ रहा है, 13 13 13
ये इतने टाइम्स आ रहा है, 13 स्क्वायर टाइम्स आया है ना। तो यहां तक तो टर्म हमारे पास कितनी आ गई, 819 टर्म्स आ गई। अब बात करते हैं यहां से अगली वाली जो टर्म बनेगी वो 14 14 ऐसे करके बनेगी, 14, ठीक है, 14 करके, और ये आ जाएगा 14 स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आ रही है 14 स्क्वायर आएगा, और 14 स्क्वायर होता है 196, ठीक है ना। मतलब 15 टर्म्स हमारे पास एडिशनल्स आ गए ना, 1000 टर्म्स तक का सम निकालना था, तो यहां से 15 टर्म्स हटा दो, 1001 से लेकर के अपना 15 टर्म्स हटा दिया ना, तो यहां तक की टर्म्स का सम निकालना है, यहां तक 1000 टर्म्स बन रही है। समझ गए बच्चों ना। अब देखो आपको इसका सबका सम निकालना है, तो बहुत ध्यान से सम समझना कि वन की बात करें तो सम ऑफ 1000 टर्म्स अगर हमें लिखना है, वन की बात करें तो वन 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 कितने टाइम्स आया, 1 स्क्वायर टाइम्स आया। टू की बात करें तो टू कितने आया, 2 स्क्वायर टाइम्स आया। थ्री की बात करें तो थ्री स्क्वायर टाइम्स आ रहा है। फोर स्क्वायर टाइम्स आ रहा है ना। और 13 की बात करें तो 13 स्क्वायर टाइम्स आया। यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब पॉइंट समझिए ना। अब देखो यहाँ तक तो कितना हुआ, 819 तो यहाँ से हो गया ना। अब हमारे पास में 820 से लेकर के हम जा रहे हैं, 820 से लेकर के चले आप लोग तो 1000 तक आप जाओगे, तो भाई कितने नंबर आए 1000 तक, 820 से अगर लेके चले तो हमारे पास में 80 यहाँ से आए, तो 181 टर्म्स आए, है ना। 180 नहीं है। अच्छा, जब मैं ऐसे पूछूं कि 5 से लेकर 10 तक कितने नंबर है, आप बताओ। 5 से लेकर के 10 तक तो 6 नंबर है ना। 10 कैसे निकाला, 10 - 5 + 1 कर दिया है ना, 6 नंबर आएंगे, तो 5 को भी इंक्लूड करना है ना आप लोग। तो ठीक है, 181 यहाँ से आए, तो 181 टर्म्स तो यहाँ से आए, इनटू में कितना आ रहा है, सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, 14 आ रही है। तो ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया ना। ध्यान से देखे तो ये तो क्या लिखा हुआ, 1Q लिखा हुआ है, 2Q लिखा हुआ है, 3Q लिखा हुआ, अप टू कितना लिखा हुआ है, 13Q यहाँ से लिखा हुआ है। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 14 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से 4 तो यहाँ से आ जाएगा, 1 हमारे पास कर ही रह गया। 14 को हमने क्या किया, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कराया, 112 है ना। 112 में कितना आ जाएगा, 113 आ गया ना, 113 है ना। 11 हमारे पास यहाँ से रह गया, 14 में हमने क्या किया, 14 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये तो यहाँ तक आ गया ना। इसका अगर सम लिखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 यहाँ से आ जाएगा, 14 यहाँ से आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 25, 34 यहाँ से आ जाएगा। चलो मैं कैलकुलेट, 2 से अच्छा ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये तो हमारे पास 21 9, तो 91 बन गया, 91 का स्क्वायर और 2534। लाओ तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। खैर ऐसे तो कोई सब कैलकुलेशन आपकी तो बहुत फास्ट होनी चाहिए बच्चों ना, कि मेरी कैलकुलेशन से तो कुछ ज़्यादा खास मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे कोई एग्जाम नहीं देना। आप लोगों को एग्जाम देना है तो यू हैव टू फास्ट इन योर कैलकुलेशंस। तो फाइनली कितना आ रहा है, 10815 आया ना, ये आंसर आ रहा है 10815। 10815 कुछ दे रखा है, बिल्कुल सही ना। पहला वाला तो सही बैठ गया। फोर्थ का क्या आ गया, ए आंसर आ रहा है। अच्छा, आयुष ने पूछा 97th टर्म इज इक्वल टू 98th टर्म ना। 97th टर्म इज नॉट इक्वल टू 98 टर्म ना। अब देखो पहली बात तो 97 का टर्म कहाँ पर बन रहा होगा ना। 97 की बात करें तो 97th टर्म किस रो में जा रहा होगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके ना। तो आपने देखो बड़ा ही होशियारी से समझा। मान लो कि 7 या 8 तक लेके चले ना। मान लो कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, है ना। यहाँ तक लेके चले तो चलो हमारे पास 25 तो यहाँ से आ गया, 16 यहाँ से आया, 9 यहाँ से आया, 4 यहाँ से आया, और 1 यहाँ से आया ना। तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 9 10 और 14 यहाँ से बना। 14 में हमने 16 जोड़ दिया तो 40 तो यहाँ से आ गया, और प्लस 25 हमने कर दिया तो 65, 36 और जोड़ते हैं ना। तो 65 तो यहाँ से बना हमारे पास, 36 और जोड़ लेते हैं, 6 और 5 11 तो यहाँ से हो गया, 14 10, और यहाँ कुछ ऐसे 101 आ गया, 9 और 1 10 है ना। ओके, मतलब देखो एक बात समझ में आई है ना। एक बात क्या समझ में आई कि जैसे आप 6 स्क्वायर तक जा रहे हैं, सपोज करो 5 स्क्वायर तक गए आप। 5 स्क्वायर में तो 5 5 5 5 5 चल रहा होगा, 5 इतने 5 स्क्वायर टाइम्स ना 11 होगा। पर जैसे आपने 6 स्क्वायर किया, 5 स्क्वायर तक टर्म हमारे पास 65 बन रही थी। 65 का तो 36 टर्म्स और जोड़ देंगे यहाँ पर 6 स्क्वायर। तो जब 36 और जोड़ेंगे तो भैया यहीं कहीं 97 आ जाएगा, यहीं कहीं 98 आएगा, 99, 900 और 101 तक जाएंगे ना।
तो 97 टर्म इज इक्वल टू 98 टर्म, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन आएगा ना। फोर्थ का क्या ऑप्शन आएगा? ए और सी ऑप्शन आएगा। फोर्थ का क्या दिया है हमने? ए और सी, बिल्कुल सही है ना। ठीक बच्चों ना, आई होप आपको ये बात ढंग से समझ में आ गई होगी ना। कहीं भी कोई इश्यू है तो एक बार फिर से देखो ना। अच्छा, अगला प्रॉब्लम और ट्राई करते हैं। ये भी हमारे पास सीक्वेंस सीरीज का प्रॉब्लम है ना। दो प्रॉब्लम आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने तो सीख रहे थे ना। क्या दे रखा है? एक हमारे पास सीरीज दे रखी है काइंड ऑफ दिस है ना। k1 k2 k3 नेचुरल नंबर दे रखे हैं, k2 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 9 दे रखा है हमारे पास में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन सा सही है ना। ठीक है, मेनली तो मुझे करना क्या है, सीरीज का सम निकालना है। अच्छा, अगर सीरीज का सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आर का वैल्यू कहाँ से आ रहा है? 1 से लेकर के 2017 तक गया ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 8r माइनस 1 अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस का आर, और 9 पावर आर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद आर इक्वल टू 1 टू 2017 ना। अच्छा, अब देखो बात को समझो, सीरीज का सम लिखना है तो 9 पावर आर है, तो एक काम करूँ मैं यहाँ पर एक आर जोड़ देते हैं और एक आर घटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या होना चाहिए, ऊपर तो 9 आर तो यहाँ बना, यहाँ बनेगा माइनस ऑफ आर प्लस 1, और नीचे का जो टर्म बन रहा है वो आर इंटू आर प्लस 1 के फॉर्मेट का बन रहा है, और यहाँ कितना लिखा हुआ है? 9 पावर आर लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप ऐसा लिखने में अगर सक्षम हुए, इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग करेंगे तो 9 अपॉन में कितना आ जाएगा? आर प्लस 1, तो यहाँ से आया, माइनस साइन ऑफ यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 अपॉन आर यहाँ से आ जाएगा, और 9 पावर आर यहाँ लिखा हुआ है ना। ठीक है, पॉइंट को समझते हैं ना। अब देखो अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 पावर कितना बना है? आर प्लस 1 अपॉन में कितना आ रहा है? आर प्लस 1 आया, माइनस ऑफ 9 पावर आर यहाँ से बनेगा, अपॉन में आर यहाँ से आ गया ना। आर का वैल्यू कितना जाएगा? 1 से लेकर के 2017 तक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। अब देखो आर इक्वल टू आर वाई है ना, ये छोटा है और आर वाई ये बड़ा है, तो हमारे पास में क्या रहेगा? आर वाई जो छोटा है, बस एक का डिफरेंस चल रहा है ना हमारे पास में। ठीक है, तो डायरेक्ट ही सम लिख सकते हो ना, नहीं तो आप आर का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डालो हो ना, उसके बाद में आप फाइनली ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, आर वाई जो बड़ा है वहां तो 2017 डाल दिया, तो 9 2017 डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2018 आ जाएगा। यहाँ पे हमने आर वाई से ना बड़ा टर्म डाला तो 2018 यहाँ से आ गया, माइनस ऑफ आर का वैल्यू हमने यहाँ 1 डाल दिया, तो 9 पावर ऐसा कुछ आ गया। अब देखो क्वेश्चन में ये हमारे पास सीरीज का सम आ रहा है ना, ठीक बात है। उसने बोला 9 पावर k1 अपॉन k2 यहाँ लिखा हुआ, k2 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 9। अच्छा, k2 देखो ये 9 का मल्टीपल है क्या? 8 और 1 9 यहाँ से आ रहा है, 2 11 ना, नहीं नहीं नहीं, 9 का मल्टीपल नहीं है। वैसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं, 2018 को हमने 9 से डिवाइड किया, 9 से 2 टाइम चला जाएगा, 2 यहाँ से बच गया हमारे पास में, तो 2 यहाँ से बचेगा, फिर से 3 बचा है ना। ठीक है, 9 का मल्टीपल नहीं है ना, तो ये आ गया हमारे पास में। तो k1 k2 तो बराबर आ जाएंगे, k1 ये आ गया, k1 आ रहा है 2000, नहीं 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 ये तो नहीं बनेगा, k1 2017 तो नहीं है, k1 क्या है हमारे पास में? 9 पावर k1 है तो 2018, k2 इज 2018, बिल्कुल सही है ना, सी तो सही है। आगे पूछना चाह रहा है 3k2 प्लस का 8, 3k2 k2 कहाँ है हमारे पास में? ये है 3k2 प्लस का 8, 35 तो नहीं आएगा बिल्कुल भी ना, ये भी नहीं चलेगा। 9 दूनी 18 यहाँ से आ गया, तो यहाँ से बचा तो, हाँ ठीक है ना, ये आ जाएगा, सही बात है। आगे पूछ रहा है k1 माइनस k2 की बात करें तो k1 माइनस k2, k1 ये है माइनस k2 किया, तो चलो ये तो 0 हो गया ना, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ k3, k3 कितना है? ये है 9 है, तो हाँ 18, हाँ बी भी सही है ना अकॉर्डिंग दैट। तो 3 टाइम्स ऑफ k2, k2 तो नहीं आएगा, 3 टाइम्स ऑफ k2 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना। ठीक है, तो बी और डी आ रहा है ना, बस 5वें का ना, ये दो ही आंसर्स आएंगे। चलो चेक करते हैं 5वें का क्या दिया, बी और डी। 5वें का बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, बी तक तो बात ठीक थी, सी तक बात भी ठीक थी, डी, डी वाली बात ये गलत है ना, 3 टाइम्स ऑफ k2, डी सही है और सी सही है, तो यहाँ पर कुछ k3 होना चाहिए। मान लो थोड़ी देर के लिए 3 ले लें तो 9 3 27 आ गए, 27 में हमने 8 जोड़ेंगे तो सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर 3 आएगा ना। अभी तो देखो या तो ऑप्शन चेंज कर देते हैं अपना, या आंसर की चेंज कर देते हैं, बट अकॉर्डिंग दैट अभी हमारे पास बी और डी सही है ना। ओके,
आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, आसान सा प्रॉब्लम था, कहीं भी कोई ऐसा डिफिकल्टी इस प्रॉब्लम में नहीं थी। नाउ अब हम बात करते हैं आगे क्या देखा है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है, छोटा सा और आसान सा प्रॉब्लम है। इफ दिस स्ट्रेट लाइन मीट द कर्व, अच्छा इस कर्व को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन लिखा हुआ है इन एक्स वाई, मतलब इट रिप्रेजेंट टू लाइंस एट टू पॉइंट ए एंड बी सच दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। तो देखो एक बात तो आपको ये क्लियर हुआ कि ये जो कर्व है, मतलब एक तो ये दो लाइनों को रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन ये आ रहा होगा और दूसरा लाइन कुछ ऐसे मान लेते हैं, और तीसरा लाइन जो है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो कुछ ऐसे मान लो, इसका स्लोप कितना आ रहा है 4 वाई एक्सिस में 0,4 पे कट कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट ए है और मीट द लाइन एट ए एंड बी, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। अच्छा अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इट मीन कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, तो यहाँ से ए का वैल्यू तो कितना आ जाएगा 3 आ गया। अच्छा ए का वैल्यू अगर 3 आया तो हमारे पास में तो क्या बन गया 3x², तो यहाँ से आ गया ए का वैल्यू अगर 3 डाल देते हैं 9 यहाँ से आ गया माइनस का 8, और ये बन जाएगा प्लस का 8xy यहाँ से आ गया माइनस ऑफ ए का वैल्यू हमने 3 डाल दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3y² इक्वल टू कितना है 0 आ गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हो रहे हैं क्या, बिल्कुल इसके फैक्टर्स हो रहे हैं। इन लाइनों को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9xy, तो यहाँ से आया माइनस ऑफ xy माइनस ऑफ 3y² इक्वल टू 0। तो 3x तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो x प्लस 3y यहाँ से कॉमन आया, माइनस y यहाँ से x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर समझें तो 3x माइनस y तो हमने यहाँ लिखा, और ये कितना आ गया x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, -3 से सही है ना। तो यहाँ से देखो एक तो हमारे पास कितना आ गया y इज इक्वल टू 3x आ गया, और दूसरा कितना आ गया y इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ x/3 आया। मतलब हमारे पास में दो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गए, एक का स्लोप तो m1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और दूसरे का स्लोप अगर m2 लिखूं तो कितना आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। ओके, मतलब इसका स्लोप मान लो थोड़ी देर के लिए 3 है, तो इसका स्लोप कितना आ रहा होगा -1/3 आ रहा होगा, दोनों लाइन हमें मालूम चल गई। ओके, यहाँ तक की बात तो ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछने क्या चाह रहा था, उसने बोला है कि दिस लाइन मीट द कर्व एट ए 2 पॉइंट ऐसे कुछ, और m कैसा बिलोंग्स टू आर एस सच दैट m नॉट बिलोंगिंग टू m1 इज m1 m2। ठीक है, वेयर m1 इज लेस देन m2 ना। मतलब क्या है कि बात को इसने कुछ क्लियरली नहीं बोला है कि y इक्वल्स टू mx मीट दिस लाइन एट द पॉइंट a एंड b सच दैट एंगल AOB तो 90 डिग्री है। m बिलोंग्स टू रियल नंबर है और m कैन नॉट बी, है ना। हाँ सही बात है, देखो इसने बोला है कि m का वैल्यू m1 और m2 नहीं हो सकता। मान लो अगर थोड़ी देर के लिए लाइन कुछ इस तरह से आ जाए कि अगर लाइन इसके पैरेलल हो गई, जैसे मान लो 0,4 से तो पास कर रही है, इस बात को समझिए, यहाँ से अगर से ऐसा इसके पैरेलल हो गई तो ये लाइन भैया कभी भी इसको कट नहीं करेगी। ठीक है, और ये लाइन उसने बोला है कि कट कर रही है, तो कट कर रही है तो भैया लाइन ना तो इसके पैरेलल होगी ना ही कभी इसके पैरेलल होगी। तो उसने बोला है कि दो वैल्यूज हट जाएंगी, एक तो कौन सा हट जाएगा, स्लोप 3 हट जाएगा, m1 का वैल्यू m1 m2 से छोटा है। तो एक काम करते हैं, ये तो हमारे पास m1 तो क्या रहेगा -1/3 रहेगा, और दूसरा m2 की वैल्यू की बात करें तो m2 कितना आ जाएगा 3 आएगा। ये काम की बात है, शायद आप यहाँ से दिखाई दे सकता है आपको स्टैटिक से। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा है m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा, दोनों का सम निकालेंगे तो 8y, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसने पूछा है a टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना आएगा। तो अच्छा a का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, m1 का वैल्यू कितना आ रहा है -1/3 यहाँ से आ रहा है, m2 का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो कितना आ गया 2 आ गया, ये इसका आंसर आया। हाँ ये बात सही है ना, इसका बी सही होगा। अच्छा m इक्वल टू अगर 2 है, मतलब इस लाइन का स्लोप अगर 2 है, तो उसने पूछा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो बच्चों ये आप कैलकुलेट कर लेना, अगर इस लाइन का स्लोप अगर आपको मालूम है तो आप एक काम कर सकते हैं, पॉइंट निकाल सकते हैं, ए और बी पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा ए पॉइंट निकल गया, बी पॉइंट निकल गया, तो आप क्या कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे ना, हमारे पास में तीनों वर्टेक्स हमें मालूम है, तो इजिली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं ना। ठीक है, सी और डी आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील, है ना।
ओके बच्चों, आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आएगी ना। अब हम आगे और मूव करें, आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट इंटीजर टाइप प्रॉब्लम दे रखा है हमारे पास में, और क्या है ये, इसका इंटीग्रेशन लिखना है। क्या आएगा, अब देखो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है तो बहुत ही ध्यान से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है x पावर 6 माइनस का 4 इंटू में dx, जब पावर 1/4 है, यहाँ x पावर 4 है। एक काम करें, यहाँ से मैं x पावर 4 ही कॉमन लूँ। x पावर अगर 4 कॉमन लूंगा तो बाहर तो x निकलेगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा 2/x पावर 4, और यहाँ पावर में कितना आ जाएगा 1/4, और x पावर 4 यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी, तो x पावर 5 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर इस बात को समझें, इसको मैं अगर मैं ऊपर से डिवाइड करा दूं, x तो यहाँ से आ जाएगा -4/x पावर 5 आया। ठीक है, क्या इससे कोई बात बनती है? बिल्कुल इससे कोई बात बन रही है ना। एक्स स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा 2/x पावर 4, यहाँ लिखा पावर में 1/4 और dx। एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को t मानते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है 2 हमारे पास यहाँ है अपॉन में x पावर 4, इसको t माना। डिफरेंशिएट करो तो 2x तो यहाँ से आ जाएगा, तो 2 यहाँ से आ गया -4 अपॉन में कितना आ जाएगा x पावर 5 और dx। तो यहाँ से आया, और दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा dt। तो हमने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 जब यहाँ से कॉमन लिया तो x -4 अपॉन x पावर 5 है ना, इसको बाहर निकाल दिया। मतलब अगर समझे ऊपर वाले पार्ट को, तो ये वाला पोर्शन तो हमारे पास में किससे रिप्लेस हो गया, dt/2 से रिप्लेस हुआ। इस वाले पार्ट को मैंने t माना है, तो t पावर कितना आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, तो t पावर 1/4, इसको इंटीग्रेट करना है मेनली तो ना। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 1/2 तो यहाँ से आ जाएगा, t पावर में कितना आ जाएगा -1/4 dt यहाँ से आया ना। उसको इंटीग्रेट करना था तो 1/2 तो हमने यहाँ लिखा, यहाँ लिखेंगे n+1, तो कितना आ जाएगा t पावर n+1 जब कराएंगे तो +1 यहाँ से किया तो आ जाएगा 3/4 अपॉन में कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, और 4 ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन आया। 2 से अच्छा ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर कितना आ रहा है 2/3, तो यहाँ से आ गया। ठीक है, तो t का वैल्यू कितना गिवन है, t का वैल्यू ये है ना, तो t का वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया x² प्लस 2/x पावर 4, सॉरी, तो ये हाँ x पावर 4, और पावर में कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ये आंसर आना चाहिए ना। इसने क्या दे रखा है, x पावर 6 के फॉर्मेट में दे रखा है, अपॉन में ऐसे करके दे रखा है ना। उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2/3 तो हमने यहाँ लिखा, इसका आपने एलसीएम लिया तो x पावर 6 तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का, स्लो क्यों हो रहा है ये, प्लस का 2 यहाँ से आया, यहाँ 3/4, यहाँ से x पावर 4 है, x पावर 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x³ है ना। ये आंसर आना चाहिए। तो अब देखो बात को समझिए, x पावर 6 प्लस 2 यहाँ से लिखा हो, l यहाँ लिखा हो, पावर m है ना, पावर m। अगर m की बात करें तो m तो हमारे पास कितना आ गया 3/4 आ गया। x पावर n यहाँ पे लिखा है, तो n की बात करें तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और l की बात करें तो l का वैल्यू कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, पूछा गया है n अपॉन lm है ना, n का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ओके, l का वैल्यू कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है, 2 यहाँ गया 3 यहाँ चला जाएगा। m का वैल्यू कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है, 3 यहाँ है और 4 ऊपर चला गया। 3 से अच्छा 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अच्छा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आंसर आना चाहिए इसका ना, 7 का 6। ठीक है, बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन था, नॉट ए बिग डील। बस आपको ये बात सोचनी थी कि यहाँ से x पावर 4 अगर कॉमन लेते हैं तो प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व हो जाएगी ना। ये सोचना आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, बस छोटी सी बात है ना। ओके, सॉरी, क्या करना था, इसका आंसर कितना आ रहा है 7 का 6 आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 7 का 6 बिल्कुल सही है ना। 6 का आंसर चेक नहीं किया था, बी सी है ना। 6 में शायद हमने एक बात छोड़ दी थी ना, चलो थोड़ा सा, बी तो सही आ रहा है ना, इसी आप निकालने के लिए बोल दिया था आप लोगों को। 7th आप कर चुके हम लोग ना, मूव करते हैं 8th प्रॉब्लम की तरफ। समझिए बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, ये हमारे पास ऐसे कुछ लॉग की प्रॉब्लम है ना। अच्छा, काइंड ऑफ देखो लॉग में ऐसे दे रखा है, सब में बेस डिफरेंट 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 दे रखा है ना, तो एक बात समझ में आती है। अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम को अगर डील करना है तो एक काम, पहले सब जगह सेम बेस होना चाहिए ना। दूसरी प्रॉब्लम को अगर देखें ना,
इसमें भी कुछ ऐसे आसान सा कुछ ऐसे दे रखा है ना दोनों पॉइंट को सॉल्व करते हैं। पहले एक को ट्राई करते हैं। अच्छा देखो, पहले तो काम क्या करना चाहिए, सेम बेस बनाना चाहिए। 18 यहाँ लिखा हुआ, log 18 यहाँ से लिखा हुआ, ठीक है, कटेगा ना। ओके देखो, सारी टर्म्स कटेंगी, दिख तो रहा है। log 21 मैंने यहाँ लिखा, log ऑफ 18 यहाँ लिखा ना। यहाँ से अगर लिखें तो log ऑफ 52 अपॉन में अगर मैं यहाँ लिखूँ तो कितना आ जाएगा, log ऑफ 23। यहाँ से अगर लिखें तो कितना आ जाएगा, log ऑफ 51 अपॉन में कितना आ जाएगा, log ऑफ 21। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो कितना आ जाएगा, log 18 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, log ऑफ 52। ठीक, और यहाँ के टर्म्स को अगर लिखते हैं तो log 51 लिखा और log 11, ये जानते हैं ना बेस चेंजिंग फॉर्मूला है ना, उसको यूज में ले रहे हैं। log 11 हमने यहाँ से लिखा log ऑफ 23। अब देखो पॉइंट को समझिए, log 21 से तो क्या हो गया, log 21 कैंसिल हुआ, log 51 से log 51 कैंसिल हो गया, log 52 से क्या हुआ, log 52 कैंसिल हुआ, log 18 से log 18 कैंसिल हुआ, log 23 से log 23 कैंसिल हुआ, log 11 से ये कैंसिल हो गया, सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, वाह वाह। तो इसके वैल्यू तो 1 आ गई है ना। बी की बात करें, बी में देखो एक बात तो समझ में आती है, log ऑफ 9, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर 26 डिग्री, टेन स्क्वायर 28 डिग्री, टेन स्क्वायर 60, टेन स्क्वायर 62 और टेन स्क्वायर 64। ओके, अब देखो एक पॉइंट समझो, 28 और 64, 28 और 62 देखें तो 2860 तो 90 बन रहा है, मतलब एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री थे, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तो 1 आ गया। 26 और ये जोड़ेंगे तो अगेन ये 90 डिग्री बनेगा, तो अच्छा इनका प्रोडक्ट भी 1 आ गया। तो फाइनली टेन स्क्वायर 60 लिखा हुआ है, टेन 60 कितना होता है, √3 का स्क्वायर कितना है, 3। बहुत ही आसान सवाल हो गया यार ये तो। हाँ, आसान प्रॉब्लम भी डालते हैं ना। तो 3 यहाँ से आ गया, ठीक बात है। अब इसे 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो बाई 2 करके बाहर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू तो 1/2 आ जाएगा। ए का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका 1/2 आया, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर है, वेरी गुड है ना। 10th का आंसर, 8th का आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8th का आंसर इज 2, 8th का आंसर 2 चेक कर लेते हैं। क्यों बच्चों, बिल्कुल सही है। नाउ और हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। काफी टाइम हो जाता है बेटा, रात को 11 बज जाते हैं यार, 11:15 दिन भर क्लास और शाम को ये सब है ना। ठीक है बच्चे, सब करेंगे ना, अच्छे से सारी बातें सीख लेंगे हम लोग, डोंट वरी। हम लोग ये एडवांस से पहले अपना एक 10 दिन पहले से तो पहले ही सारा निपटा देंगे ना। ऑलमोस्ट हम 80-90 प्रॉब्लम, 80-90 डीपीपी तो हम सॉल्व कर चुके होंगे, और बाकी 10 प्रॉब्लम सारी कर लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट, डोंट वरी ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, एन इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन मिरर। कोई भी एक इंसिडेंट रे इस लाइन मिरर, मतलब 1, से लाइन मिरर ये है, एट द पॉइंट, इस पॉइंट से अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे टचेज द सर्कल। अच्छा सर्कल देखो बहुत ही आसान सर्कल है ना, इसका सेंटर कितना है, 0,0 है। ओके, और देखो इसके सेंटर की अगर बात को लेकर के बात की जाए, तो मेरी बात को समझो ध्यान से कि ये सर्कल है, x² + y² = 1, इसका रेडियस ऐसे 1 आ रहा है, और y = 1 की लाइन तो बेटा ये है, ये y = 1 की लाइन है, और 2,1 मतलब x का वैल्यू 2 यहाँ से ले लेते हैं, 2,1 है। इंसिडेंट रे है, तो मतलब रे कुछ ऐसे इंसिडेंट होगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ ऐसे डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे कुछ जा रही है, टच इज दिस सर्कल, सर्कल को टच कर रहा है ना। देन आपसे पूछा स्लोप ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m/n के फॉर्मेट में। तो मान लो भाई सिंपल सी बात है, अरे यार ये तो एक काम करते हैं ना, इसके तो एक टेंजेंट तो मुझे पता चल गया, y = 1 आ रहा है, दूसरे टेंजेंट के बारे में बात करनी है, तो एक काम क्यों ना करें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपसे पूछा हुआ है तो उल्टा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो टेंजेंट लिख लेते हैं इस पर, y = mx + a √, a का वैल्यू 1 आ गया, अंडर रूट में कितना आ रहा है, 1 + m² आया, mx ± 1 ऐसे कुछ लिख लिया ना, ये आता है हमारे पास। ये कहाँ से पास कर रहा है, 2,1 से पास कर रहा है ना। तो ठीक है, x का वैल्यू हमने 2 डाला और y का वैल्यू 1 डाल, तो 1 यहाँ से आ जाएगा, और 2m हमारे पास यहाँ से आया, ±(1 + m²). ठीक है, यहाँ से आ गया 1 - (2m) की बात करें,
तो यहाँ तो होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1+m², यहाँ से आया। सही बात कर रहे हैं क्या अपना? y इक्वल टू एम एक्स, एक्स का वैल्यू 2 डाल दिया, y का वैल्यू 1 डाल देते हैं, 1+√ऑफ ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ ये सही है ना। तो 1 तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा हमारे पास 4m², तो यहाँ से आ गया माइनस का 4m, यहाँ से आया 1+m² आया, 1 से तो 1 कैंसिल हुआ, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 3m², तो यहाँ से आया, और इसको उधर ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4m, यहाँ से आ गया, m से m कैंसिल हो गया और m का वैल्यू कितना आ गया 4/3 आ गया। मतलब स्लोप ऑफ जो अदर लाइन आएगा वो कितना आ रहा होगा 4/3 आ रहा होगा ना, ठीक है। m का वैल्यू कितना आ गया 4/3 आया, तो स्लोप ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज 4/3। बहुत ही आसान हो गया ना। ये डीबीपी आसान थी क्या? कुछ प्रॉब्लम इसमें अच्छी थी ना। तो ठीक है, m अपॉन n, मतलब देखो आसान तो खैर क्या है, मतलब मेनली क्या है, सारी प्रॉब्लम्स खुद से बनाई ना आपने, ये मैटर करता है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। और सॉल्यूशन देखने के बाद तो हर चीज आसानी लगती है। हाँ, 9th का आंसर कितना आ रहा है 7 आएगा, 9th का आंसर 7। यही बात है ना, सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म आपको याद रहना चाहिए ना। इन केस ऑफ इलिप्स तो में याद रहता है a² + b²m²। तो इन केस ऑफ सर्कल में क्या होता है, a = b होता है, बस वही वाला तरीका लगा दिया आप लोगों ने। 9th का आंसर कितना आ रहा है 7, 9th का आंसर देखते हैं 7, 9th का 7 सही है। 10th का 2 आ रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो इसलिए पहले ध्यान रख लेते हैं 10th का 2 है, वो भी देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा देखो, ये प्रॉब्लम क्या दे रखा है, एक सीरीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम है ना, बाइनोमियल सीरीज ना। अब देखो ये भी बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन ऐसे पूछा हुआ है, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आएगा। देखो एक बात आप समझो, एक सीरीज का सम निकालना है ना। कई बार आपने प्रॉब्लम्स को देखा हुआ कि जब सीरीज की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एन को मैं n-r से रिप्लेस कर देता हूँ, खास तौर से जब एनसीआर का टर्म से इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो। तो कैसे हम क्यों कर रहे होते हैं ना, एक्चुअली एन को n-r से रिप्लेस नहीं करते। एक्चुअली क्या होता है, आपको देखो एक प्रॉपर्टी तो पता है, a टू बी f(x) dx। ये भी एक समेशन ही होता है, बस कंटिन्यूस समेशन है। आप करते क्या है, a टू बी, x को रिप्लेस करते हैं आप a + b - x, ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। सही बात है ना, ठीक है। तो ऐसी समेशन में भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है f(r). अगर r वेरी कर रहा है a से लेके b तक, तो आप क्या कर सकते हो, समेशन ऑफ f ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस r, ऐसा कुछ निकालो, r का वैल्यू a से लेके b तक जाओ। तो देखो वही सारी टर्म्स आ रही होती है, मतलब मेनली क्या सीरीज को ऐसे देखा और ऐसे देखा, सम सेम ही आ रहा होता है। अब देखो इस सीरीज में भी खास बात यही थी हमारे पास में, s = अगर मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे लिखा हुआ, समेशन ऑफ r = 0 to n, तो हमने यहाँ लिखा NCR, यहाँ से लिखा साइन ऑफ r × x, हमने यहाँ से लिखा कॉस ऑफ n - r × x ना। यार r को मैं देखो एक काम करता हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस r, तो हमने क्या किया r को रिप्लेस कराया, r वेरिएबल है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस r से रिप्लेस कराते हैं, ठीक है। तो सीरीज के सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उल्टा सुल्टा सीरीज हमने लिख दिया, r = 0 to n तक जाएंगे, NC n - r हमने यहाँ लिखा, साइन ऑफ r को मैं क्या लिख सकता हूँ, n - r लिखा हमने, इनटू में x लिखा। r को n - r लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से r को n - r तो यहाँ कट जाएगा, cos ऑफ rx यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों को मैं ऐड करता हूँ, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2x तो यहाँ से आया, समेशन यहाँ से आ गया, r = 0 to n, तो मैंने ये लिखा, NCR हमने यहाँ से लिखा। अब देखो दोनों को अगर सम करेंगे तो साइन ए कॉस बी, कॉस से साइन बी ना, ऐसा कुछ बनेगा, तो होता है साइन ऑफ a + b का फॉर्म बनेगा। साइन ऑफ a + b कराएंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, साइन ऑफ nx आ जाएगा। अच्छा अगर ऐसा आ गया तो साइन ऑफ nx तो कांस्टेंट है, ये तो मैं बाहर ही निकाल सकता हूँ। साइन ऑफ nx को और बाहर निकाल दिया तो NC0 NC1 NC2 अप टू NCn तक जाएंगे, तो इसका सम तो कितना आ जाएगा, 2 पावर n यहाँ से आ जाएगा, और 2 से और डिवाइड लगा देंगे हम लोग, 2 से अगर डिवाइड लगा देंगे तो s = कितना आ गया, 2 पावर n - 1 आया, इनटू में कितना आ जाएगा,
साइन ऑफ एन एक्स आ गया। ये क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चलने में दिक्कत। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। मतलब पूछा शायद के का वैल्यू कुछ ऐसे दे रखा है ना, के पावर एन माइनस वन करके, क्या आ जाएगा, के का वैल्यू 2 आ जाएगा ना। ठीक है बच्चों, तो क्या आंसर आया, के का 2 आ रहा है ना। ठीक है, ये दे भी रखा है ना 10th ना। ओके बच्चों, तो आज की डीपीपी हमने सॉल्व कर लिया ना, और इस डीपीपी को भी आपने बहुत ही अच्छे ढंग से एंजॉय किया होगा। इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स ठीक थी ना, अच्छी प्रॉब्लम्स थी ना। अब देखो मान लो क्या है कि भाई सब प्रॉब्लम्स है वो खुद से लगाना होता है ना। ओके बच्चों, नाउ आज के लिए थैंक यू। अच्छा एक और बात है, पहले थैंक यू से पहले क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं ना, जो हम जनरली करते आते हैं। प्रॉब्लम्स को एक बार चेक कर लेते हैं ना, रिव्यू करते हैं प्रॉब्लम्स को ना। अगर प्रॉब्लम में रिव्यू में देखें तो ये प्रॉब्लम ठीक थी, ये प्रॉब्लम बढ़िया थी, ये आसान प्रॉब्लम था, ये आसान था, दो आसान प्रॉब्लम्स हो गए ना। उसके बाद ये बढ़िया प्रॉब्लम है, ये भी आसान प्रॉब्लम थी ना। मतलब सोचने का थोड़ा सा सोचना था, जिसको मतलब क्लिक करके बात है तो प्रॉब्लम बहुत आसान होती है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम डिफिकल्ट होती है। ये प्रॉब्लम भी ठीक प्रॉब्लम थी, बढ़िया है ना। ये भी बढ़िया प्रॉब्लम था, ये भी बढ़िया था, और ये भी बढ़िया प्रॉब्लम था ना। ठीक है बच्चों, आई होप आपको डीपीपी नंबर 51 सॉल्व करके मजा आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।